हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूएक्सआईएस। दोस्तों, यूपीएससी मेंस का सिलेबस देखते ही हर एस्पिरेंट के मन में एक ही सवाल आता है। इतना कुछ कैसे पढ़ें, इतना वास्ट सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, किस टॉपिक को कितनी गहराई में पढ़ना है और किस टॉपिक को सरफेस लेवल पे पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, यूपीएससी मेंस 2026 और उससे आगे आने वाले सालों के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे यूपीएससी मेंस की सिलेबस को माइक्रो एनालिसिस करके उसे टॉपिक बाय टॉपिक उसको ब्रेक डाउन करना है और कैसे अपने प्रिपरेशन को एक सही दिशा में ले जाना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चाहे आप फिर फर्स्ट टाइमर हो या फिर रिपीटर हो, ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2026 के लिए यूपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया हुआ है और अब 1 साल से कम का समय बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 साल मान सकते हैं कि 1 साल का समय बचा हुआ है। इस टाइम पे अगर कोई एस्पिरेंट अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है यूपीएससी की, उसको सबसे पहले मेंस का तैयारी करना होगा, यानी कि मेंस को अच्छे से समझना होगा। बिकॉज़ अगर आपका प्री होता भी है और आपने मेंस के बारे में अच्छे से तैयारी नहीं की है, उसे नहीं जानते हैं, तो वो कोई वर्थ इट नहीं होगा। और मेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको मेंस के सिलेबस को ब्रेक डाउन करना होगा इनटू द स्मॉल टॉपिक्स। उसको आप छोटे टॉपिक्स में कन्वर्ट करिए, उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करिए, सब टॉपिक्स को माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड करिए और उसके बाद अपनी तैयारी को एक एज तक ले जा करके इस पे आगे बढ़िए। और आज हम इसी वीडियो में इसी सब के बारे में आराम से बात करेंगे। मेंस में जब भी हम पेपर देने जाते हैं, जैसा कि कोई भी एस्पिरेंट यूपीएससी प्री को पास करने के बाद मेंस देने जाता है, उस टाइम पे सबसे पहला उसे एक पेपर सॉल्व करना होता है। उसे कहते हैं क्वालिफाइंग पेपर, जो कि एक इंडियन लैंग्वेज का होता है और साथ ही इंग्लिश कंपल्सरी होती है। अब आप सोचते होंगे कि ये क्वालिफाइंग पेपर क्यों लिया जाता है? तो आप खुद सोचो, कल को आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या कोई भी सेंटर ए, बी की जॉब जो कि यूपीएससी सीएससी से आपको मिलती है, आप उसमें जाते हैं, तो आपको इंग्लिश ज़रूर आना चाहिए। तो आपको इंग्लिश ज़रूर आना चाहिए और साथ में आपको एक इंडियन लैंग्वेज भी आना चाहिए। ऑल्दो आपको सिलेक्शन के बाद आपकी कैडर के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पेपर लिया जाता है। और आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस इंडियन लैंग्वेज में आप किसे चूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग। हिंदी चूज़ कर सकते हैं और भी कोई अदर लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं इंडियन लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश कंपल्सरी होती है और उसके लिए आपको एक पेपर दिया जाता है 300 नंबर्स का और उसे क्वालीफाई करना ज़रूरी होता है। इसमें पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज़ राइटिंग, यूसेज एंड वोकैब्युलरी और शॉर्ट एसे लिखना। सेम चीज़ इंडियन लैंग्वेज के लिए भी पूछी जाती है। बस याद हमें ये रखना है कि ये सारी चीज़ें मैट्रिकुलेशन लेवल की आती हैं। हालाँकि बहुत सारे एस्पिरेंट इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, इसे तो हम पास कर ही लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं। आपका प्री हुआ, मेंस हुआ, जीएस 1, 2, 3, 4 सारे एग्ज़ाम्स आपके अच्छे गए, लेकिन आप क्वालीफाइंग पेपर में ही फेल हो गए, तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए कोई भी एस्पिरेंट जो कि अभी स्टार्ट करने वाला है, उनके लिए ऑनेस्ट एडवाइस यही होगी कि आप पहले क्वालीफाइंग पेपर को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा करके, उसको देख करके एक बार वो भी कंप्लीट कर लीजिए। ताकि आपकी आने वाली प्रिपरेशन में आपका ये एक बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन छोटा-सा चंक पहले ही क्लियर हो जाए। ताकि जब आप मेंस लिखने जा रहे हों, तो उस टाइम पे आपको इस पे ज़्यादा फोकस ना करना पड़े। ठीक है? अब बात करते हैं पेपर 1 यानी कि हमारा एसे। देखो, यूपीएससी का पर्पस ही है ए से पूछने का कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप क्या सोचते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स यूपीएससी देता है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और दोनों में वो एब्स्ट्रैक्ट एसे और सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड एसे भी देता है और आपके ओपिनियन को जानने में वो उत्सुक होता है। और उसका पर्पस यही है कि जो कैंडिडेट कल को हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आएगा, इंडियन पुलिस सर्विस में आएगा या कोई भी सर्विस जॉइन करता है, उसके थॉट प्रोसेस को जानना बहुत अनिवार्य है। और इसीलिए पूरा का पूरा एसे एक अलग से पेपर बनाया हुआ है। अगर यूपीएससी सिलेबस में बात की जाए कि क्या लिखा हुआ है, तो सिर्फ 3 लाइन में ये अपने सिलेबस को डिफाइन कर रहा है और हमें ये डिकोड करना होगा कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यूपीएससी के सिलेबस में साफ-साफ लिखा है, कैंडिडेट मे रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स और they will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely and credit will be given for effective and exact expression। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि एज अ एस्पिरेंट यूपीएससी हमसे ये चाहता है कि हम एसे में दिए हुए टॉपिक्स के बारे में ही लिखें, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी, उसका कंक्लूजन, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, उसमें एग्जाम्पल क्या कोट करना है और अल्टीमेटली एसे इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स इन अ
फ्लो डायरेक्शन। जब आप कोई भी इसे लिखेंगे तो आप ये सोच करके लिखिए कि अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो मेरा फ्लो नहीं टूटना चाहिए। कि मैंने अगर इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद बॉडी स्टार्ट करी और मैं लिखते-लिखते रामायण लिखते-लिखते मैं महाभारत पे चला गया और फिर रामायण पे आया, तो ये अच्छा इसे नहीं माना जाता। क्यों? बिकॉज़ इसमें साफ-साफ लिखा है कि क्लोज़ली सब्जेक्ट्स रिलेटेड होना चाहिए, ना कि कहीं भी आप कुछ भी लिख दे रहे हो। एट लीस्ट आपको ये लिखना है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसमें एक फ्लो होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए और कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए और सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें तभी आएँगी जब आपके पास अच्छा खासा नॉलेज आएगा। और नॉलेज फर्स्ट डे पे नहीं आता है, ये याद रखना। नॉलेज आते-आते टाइम लगता है। अगर आप आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आप कल से एक अच्छा एसे लिखने लगेंगे। ये एसे हो सकता है आप 2 महीने बाद स्टार्ट करें, 3 महीने बाद स्टार्ट करें और वो तभी होगा जब आपके पास जीएस-1, जीएस-2, जीएस-3 की एट लीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके लिए आपके पास ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमी सबकी एक एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसीलिए कोई भी एस्पिरेंट जो कि 26, 27, 28 ऑनवर्ड जो भी प्रिपरेशन करने जा रहा है, आई विल सजेस्ट नॉट टू राइट एसे ऑन डे 1। डे 1 को स्टार्ट मत कर देना। आई एम जस्ट हियर टू ब्रेकिंग डाउन all the syllabus of the mains into the micro list which will help you to grab your attention, grab your potential to cover this in a respective time bound manner। समझ में आई बात? चलिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। 2024 का ये क्वेश्चन है। देखो, एशे में 2 पार्ट दिए जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। दोनों में 4-4 एशे के टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपको एक टॉपिक पकड़ के दोनों में यानी कि टोटल 2 एशे लिखने होते हैं। जैसे कि आप सभी इस समय देख सकते हैं, ये पहला क्या पूछा था? देखो किस टाइप से एशे पूछा जाता है, वो पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। फॉरेस्ट प्रीसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, यानी कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा कहता है भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, यानी कि द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तीसरा कहता है देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, यानी कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। और प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। इट मीन्स द डाउटर इज द ट्रू मैन ऑफ साइंस। ये बताओ, आपको इनमें से चार में से एक टॉपिक को पकड़ना है और उस पे एटलीस्ट 1200 वर्ड्स में इसे लिखना है। और आप भी ये समझ सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट इसे है। इसको लिखने के लिए आपके पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। तो डे 1 में कैसे लिख सकते हो आप इसको? और इसलिए अगर आप डे 1 में इसे लिखने का सोच रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे लिख भी लें, उनके पास प्रायर नॉलेज हो तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लिख सकते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फोमो क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़े ही ईज़िली तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद। ठीक है? ऐसे ही सेक्शन बी में जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। सोशल मीडिया इज अ ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंगेस्ट द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, यानी कि सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। ऑल आइडियाज हैविंग द लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल, यानी कि व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। और फिर लास्ट है, गलत होने की कीमत कुछ ना कुछ करने की कीमत से कम है, यानी कि कुछ ना करने की कीमत से कम है। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। अब आप खुद खुद बताओ कि आपके पास 8 टॉपिक्स हैं, 2 करने हैं। अब इन टॉपिक्स को करने के लिए आपको एक बॉडी बनानी होगी, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी पहले लिखने से पहले कि मैंने क्या इंट्रोडक्शन में लिखना है, मैंने क्या इंट्रो बॉडी में लिखना है, बॉडी में मैं कितने पार्ट लिखूंगा, कौन से एग्जांपल लिखूंगा, कहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिकली, है ना, एनवायरमेंटली एंड हिस्टोरिकली व्हाट कैन आई कोट हियर। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर हमें इसे लिखना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये समझना है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, दैट क्वेश्चन और द इश्यू इज रिक्वायर्ड दैट वी हैव टू राइट इट क्लोजली टू द सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली वी हैव टू गिव इफेक्ट ऑफ द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन व्हाट द टॉपिक और द सब्जेक्ट इज आस्क्ड अबाउट। ठीक है? चलो, अब बात करते हैं मेन पेपर की, यानी कि पेपर 2 जीएस पेपर 1। इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? इसको सबसे पहले देखो क्या करना है हमें कि जब भी आपके पास आप इस प्रिपरेशन को करने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके पास सिलेबस का पार्ट प्रिंट आउट फॉर्म में होना चाहिए। कभी भी इसको पीडीएफ में लेके मत बैठ जाना। पीडीएफ की चीज़ें और प्रिंट आउट की चीज़ों में अंतर होता है। आपके पास सिलेबस प्रिंट आउट मोड में होना चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, आपके सामने होना चाहिए टेबल पे, और या तो मैं कहूँगा कि आप अपनी वॉल पे इसको चिपका कर रख सकते हैं। इसको क्या करना है, हमें ब्रेक डाउन करना है स्मॉल टॉपिक्स पे, फिर उन्हें माइक्रो टॉपिक्स पे डिवाइड करना है और फिर जाके हमें अपने डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसे कंप्लीट करना है।
GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर यानी कि आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी, मेजरली ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हमें ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट टाइम के और मॉडर्न टाइम के पढ़ना है। ज़्यादातर देखो एंशिएंट एंड मेडाइवल की बात करें तो वो हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें भी पूछा जाता है, बट इसमें ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में पूछा जाता है। मेंस की बात कर रहा हूँ। और मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, जो कि साफ-साफ सिलेबस में दिया हुआ है, यानी कि 1750 प्लस। मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी से स्टार्ट होकर के अंटिल प्रेजेंट टाइम तक हमें बताना होता है। इसमें हमें स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो हुए हैं वो बताने होते हैं। उनके बारे में पता होना चाहिए। पर्सनैलिटीज़, इश्यूज़, प्रॉब्लम, चैलेंजेस कौन-कौन से हुए थे वो सारी पता होना चाहिए। और इसको अगर सबसे अच्छा आपको अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 1750 से स्टार्ट करके 1885 यानी कि कांग्रेस के फॉर्मेशन तक आप एक साथ पढ़िए, इसको डिवाइड कर लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि 1885 से मैं कहता हूँ इसे आप डिवाइड करिए। 1885 से लेके 1947 तक सारे जितने डिफरेंट स्टेजेस आए हैं, कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, कौन-कौन से आंदोलन हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है ना? और कौन-कौन से लीडर्स हुए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के एवरी एस्पेक्ट को हमें कवर करना है। तो 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर उसका सब टॉपिक्स जो आएगा, उसको भी आपको माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड करना है। यानी कि अगर हम कांग्रेस का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले कौन-कौन से एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, वो एक छोटा टॉपिक हो गया, उसको कवर करो। इस तरीके से छोटा-छोटा टॉपिक, छोटे-छोटे टॉपिक्स में जब हम उसको तोड़कर फिर उसे कवर करते हैं, तो ये जो फोमो क्रिएट होता है ना, जो मैंने पहली लाइन में कही थी कि इतना वास्ट सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, वो फिर मिसिंग आउट नहीं होता, वो आपको उसका डर निकल जाता है और चीज़ें सही डायरेक्शन में चलने लगती हैं। ठीक है? अगला सब्जेक्ट एक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद का भारत। आपको ये देखना है कि 1947 ऑनवर्ड्स क्या-क्या हमारे भारत में हुआ है, रीऑर्गनाइज़ेशन ऑफ स्टेट, कंसोलिडेशन और जो यूनिफ़िकेशन हुआ था, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज़ादी के बाद हुई। उन सबको स्पेसिफिकली मेंस के टॉपिक में दिया गया है और इसीलिए मेंस के लिए हमें पढ़ना है। मैक्स टू मैक्स 1 टू 2 क्वेश्चन्स एवरी ईयर आते हैं इसमें और इसीलिए इसको आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते और आपको बाकी चीज़ों में इंटरलिंकेज करने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप इसको अवॉइड ना करिए। इसको भी आप अच्छे से करके इसको साइड कर सकते हैं। यानी कि इसको एक बारी पढ़ के आप साइड रख सकते हैं और मेंस के पहले फिर आप इसका रिवीज़न कर सकते हैं। तो अगर आप 2026 में तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको अभी ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है? इसके आगे आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 18th सेंचुरी सच एज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, है ना? नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ लाइक कम्युनिज़्म, फेडरलिज़्म, सोशलिज़्म, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये सब चीज़ कहाँ से आई? ये सारे टर्म्स कहाँ से आए? इसके पीछे कारण क्या है? इसकी डेफिनिशंस क्या है? इसका कांसेप्ट क्या है? एवरीथिंग यू हैव टू रीड इन वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना? और ये सारी चीज़ें आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को एक प्रॉपर तरीके से उसे तोड़ करके और फिर उसे पढ़ना होगा। और मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री कोई भी एस्पिरेंट जो कि तैयारी करने जा रहा है, उसका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री। सबसे पहले आप वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करिए। क्यों? बिकॉज़ वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं पहले, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में क्यों राइवलरी चलती है? नाज़ी जर्मनी क्या था? रशिया विक्ट्री डे परेड क्यों मनाता है? वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी? ये सारी चीज़ें जब आप जानेंगे, तो एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारी चीज़ें इंटरलिंक करेंगे, तो आपको एक आपकी प्रिपरेशन ईज़ी लगने लगेगी। और ये सारी चीज़ें मैं बता ही इसीलिए रहा हूँ, ताकि आपको ये बर्डन ना क्रिएट हो, आपकी प्रिपरेशन आपको बर्डन ना लगे, आपकी प्रिपरेशन आपको ईज़ी डायरेक्शन में जाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है। ठीक है? आगे अगला इसका जो पार्ट आता है दैट इज़ द इंडियन सोसाइटी और आपको उसमें पढ़ना है कि सोच साइलेंट फीचर्स इंडियन सोसाइटी की, डाइवर्सिटी विविधताएँ कितनी है हमारे भारत में, है ना? और रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गनाइजेशन, पॉपुलेशन उससे जुड़ी समस्याएँ, है ना? पॉवर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज़, अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स उससे उसके उससे उसकी रेमेडीज़, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियन सोसाइटी के बारे में, है ना? एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज़्म, रीजनलिज़्म, सेकुलरिज़्म ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ये सारा पार्ट आता है इंडियन सोसाइटी का। इसको भी हमें अच्छे से कवर करना है, लेकिन आप इसको कैसे माइक्रो ब्रेक डाउन करेंगे कि जैसे हम सोसाइटी लेकर बैठते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे साइलेंस फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी क्या है? इसके अंदर इसके फीचर्स क्या हैं? फिर डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है? इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? वुमेन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वुमेन क्या है? वुमेन टॉपिक मतलब रोल ऑफ वुमेन, उसके ऑर्गनाइजेशन, उनका क्या इंपॉर्टेंस है? ये सारी चीज़ें इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में ग्लोबलाइजेशन कहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है? सोशल एम्पावरमेंट में हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो बैकवर्ड क्लास है उनको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं? उसके लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या-क्या स्कीम चलाई गई हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं माइक्रो ब्रेक डाउन करना और उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? फिर आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी
यानी कि ज्योग्राफी जिसमें हमें बताना होता है फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड की, इंडिया की। इसमें की रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि साउथ एशिया के बारे में बताना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, है ना? फैक्टर लोकेटिंग लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये याद रखना है इंडिया को इंक्लूड करके बोला गया है। लेकिन आप इसको डिवाइड ऐसे करेंगे कि वर्ल्ड का एक साथ करेंगे और इंडिया का अलग करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो कि यूपीएससी में पूछा जाता है यानी कि फिजिकल फिनोमिना जिसे कहते हैं अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटीज, है ना, साइक्लोन्स एटसेट्रा, फ्लोरा फौना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और इसके लिए भी आपको तीन चीजें पढ़नी है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी, एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एक फिजिकल ज्योग्राफी। और साथ में प्लेसेस इन न्यूज, इसका एक अलग चैप्टर बना के हम इसे कवर करेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? अब इसे करना कहाँ से है? तो अगर सोर्स की बात करें तो अगर आप एंशिएंट इंडिया, अगर आप अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एंशिएंट इंडिया के लिए आप आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मिडाइवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो स्पेक्ट्रम, ऑल्दो इससे डायरेक्ट इस समय क्वेश्चन कम आ रहे हैं, फिर भी स्पेक्ट्रम इज अ गुड फॉर कवरिंग द मॉडर्न इंडिया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए देखो, वैसे तो मैं कहूंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। साथ में इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा की बुक के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को आप इससे कंप्लीट करेंगे तो दोनों मिला करके हो जाएगा, ठीक है? इंडियन सोसाइटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी जो उसकी आती है क्लास 11th और 12th की, उसको आपको कवर करना है। सोसाइटी के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और साथ में आप राम आहूजा को भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स को साथ में कंसोलिडेट करना है, यानी कि न्यूज़पेपर जो हिंदू और हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, और साथ में एक मैगजीन ले लेना, विजन की ले सकते हो, हमारी ले सकते हो, यूएक्सआईएस की भी एनुअल कंपाइलेशन आ चुका है। अगर आपको एक मैगज़ीन मैगज़ीन कैसे करनी होती है कि मैगज़ीन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई विल से कि जो मंथली मैगज़ीन आती हैं, उसे प्रेफ़र कीजिए रादर देन एनुअल कंपाइलेशन की। क्यों? क्योंकि अगर आप मैगज़ीन मंथली वाली पढ़ते हैं, तो आपको साथ में जो कि आप डेली न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, उससे एक रिवीज़न करने का साथ में पूरे ओवरऑल मंथ का आपको एक फ़ॉर्मेट मिल जाता है। और लास्ट में आपके पास कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है कि मुझे पूरे साल का करंट अफ़ेयर एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आई विल से कि आप मैगज़ीन पढ़ें तो मंथली मैगज़ीन पढ़ें और करंट अफ़ेयर डेली कवर करें न्यूज़पेपर के साथ। ठीक है? ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी के लिए तो आप सभी जानते हैं कि क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप कोई चाहेगा कि 11th और 12th पढ़ के मैं चला जाऊँ, तो पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक ही डायरेक्ट पढ़ा जा सकता है। बट से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं क्रिएट होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करनी है अपनी, तो आप 6th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे ज्योग्राफी की। और फिर स्टैंडर्ड बुक के तौर पे आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी उससे कंप्लीट हो जाती है। साथ में आपको रखना है एटलस, ऑक्सफोर्ड का रख सकते हो, किसी और भी पब्लिकेशन का रख सकते हो। एटलस रखने का मेन पर्पस है कि हमें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे है, कौन से माउंटेन्स, कौन से रिवर्स, कौन सी ओशन कहाँ पे सिचुएटेड है, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, कौन कहाँ पे ड्रेनेज हो रहा है, कौन कहाँ पे ड्रेन हो रहा है, ठीक है ना? एटलस होने से हमें ये पता चलता है कि कोई भी अगर प्लेस न्यूज़ में है, उसको हम तुरंत एटलस में देख करके एक बारी देख सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। और उससे रिवीजन होने में हमें एक मोटा-मोटा एक आइडिया हो जाता है कि अगर मान लो पूछा गया है कि मोरक्को में कुछ चल रहा है, तो मोरक्को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है और कहाँ पे है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एटलस का एक मुख्य काम होता है जो जिसके लिए एटलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब बात करते हैं पेपर 3 यानी कि जीएस पेपर 2 की। इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है इसमें, पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, सोशल जस्टिस आता है और इंटरनेशनल रिलेशन। ये मेजर मेजर टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये समझना होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है ना? इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई, इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, कौन-कौन से अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी, इसके स्पेशल प्रोविजंस कौन-कौन से हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये क्या है? इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? ये किसने लाया? और ये क्या कहता है? ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके फंक्शंस, यूनियन, स्टेट्स, इसके इश्यूज, चैलेंजिंग, है ना? फेडरल स्ट्रक्चर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लोकल बॉडीज, चैलेंजेस, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना होता है। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसे ही ब्रेक डाउन करना है डिफरेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स में। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म क्या है, कंपैरिजन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विद अदर कंट्रीज के साथ, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, इशूज, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, कि जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जुडिशरी ने अभी एक जजमेंट में कहा था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि विद इन 3 मंथ्स उनको अपना कंसेंट देना होगा, अदरवाइज ये डीम्स टू बी कंसेंट, मतलब कि मान लिया जाएगा कि वो उनका कंसेंट मिल चुका है। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे कौन-सी बॉडी दूसरी बॉडी पे इंटरफेयर कर सकता है, जुडिशियल डेस्पोटिज्म क्या है, जुडिशियल ओवररीच क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होंगी। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, ये देखना होगा, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, पावर्स, फंक्शंस, है ना? और ये सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में कवर करनी होंगी। इसको हमें ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या-क्या चल रही हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट्स, पॉलिसीज़, सेक्टर्स, अराइजिंग डिज़ाइन्स, इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है? फिर रोल ऑफ एनजीओज़ क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, है ना? वेरियस ग्रुप्स,
एसोसिएशन, डोनर, चैरिटी, इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करना है। वेलफेयर स्कीम्स टू द वल्नरेबल सेक्शंस लाइक वुमेन, एससी, एसटी, है ना, ओबीसी एंड सेंटर स्टेट के बीच में क्या परफॉर्मेंस स्कीम्स चल रही हैं, ये सारी मुद्दे हमें इसमें ओवरऑल कवर करने होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज रिलेटिंग टू द पॉवर्टी, हंगर, है ना, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, ये सारे पॉइंट हमें गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पढ़ना है। साथ में इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करें तो इंडिया, इसके नेबरहुड, मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सबसे इंडिया इसके नेबरहुड से कैसे रिलेशन रहे हैं, और वो तो हमें सब अगर आप डेली न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो फिर भी हम इसे डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम इसको कवर कर रहे होंगे उस टाइम पे। बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होती है। रीजनलिज़्म लाइक कि रीजन में क्या हो रहा है, लाइक साउथ एशिया में क्या चल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द रीजनलिज़्म। ग्लोबल ग्रुपिंग्स लाइक जी20, आपने जी20 के बारे में सुना होगा ऑफ कोर्स, दैट इज़ द ग्लोबल ग्रुपिंग्स, है ना? तो ग्लोबल ग्रुपिंग्स में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना होता है, कवर करना होता है। ये हमें इंडिया के इफ़ेक्ट को, इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। साथ में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर इंडिया का इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा क्या होता है। इंडियन डायस्पोरा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी पॉलिसी लेके आने वाले हैं, अभी न्यूज़ में चल रहा है, जो कि 5% इंडियन डायस्पोरा के मतलब इंडियन डायस्पोरा नॉट पार्टिकुलरली इंडियन डायस्पोरा, बट उस पे बहुत असर पड़ने वाला है कि यानी कि जो रेमिटांस आता है, रेमिटांस भेजते हैं इंडियन डायस्पोरा, वो उस पे 5% टैक्स लगाने वाले हैं। तो ये कैसे अफ़ेक्ट करेगा? ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी होती हैं। फिर हमें डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कवर करने होते हैं, जैसे आईएमएफ हो गया। आईएमएफ अभी पाकिस्तान के कारण, बेल आउट के पैकेज के कारण बहुत न्यूज़ में था। वर्ल्ड बैंक हो गया, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें इसमें पढ़ना है ना? साथ में उसके स्ट्रक्चर, मैंडेट क्या उसका हमारे ऊपर इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें कवर करनी होगी। तो इस तरीके से इसे माइक्रो ब्रेकडाउन करना है। अब सोर्स की बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट सोर्स है जो कि अभी मार्केट में चल रहा है हमेशा, दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्लास 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये बुक पढ़नी है, रादर देन डायरेक्ट आप सीधे चले जाओ एम लक्ष्मीकांत में। आई विल नॉट सजेस्ट कि डायरेक्ट आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत के लिए मूव करना, ठीक है? और गवर्नेंस के भी कुछ चैप्टर्स, सिलेक्टेड चैप्टर्स एम लक्ष्मीकांत में कवर हो रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन गवर्नेंस का सबसे अच्छा पार्ट कवर किया गया है एआरसी, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में, और उसकी समरी आपको कोई भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मिल जाएगी। हमारी ये वेबसाइट में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट में भी जाकर आप गवर्नमेंट स्कूम स्कीम के थ्रू आप इसको देख सकते हैं कि कौन से एग्ज़ाम्पल कहाँ पे कोट किए जा सकते हैं, पर्टिकुलरली एसे में और पर्टिकुलरली एथिक्स पेपर में, और साथ में गवर्नेंस के पार्ट में भी आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूँ तो देखो, इंटरनेशनल रिलेशन को सबसे अच्छा अगर बेसिक आपको कवर करना है तो कोई भी इंस्टीट्यूट की आप नोट्स पकड़ के आप उसको एक बारी ग्लांस कर लो कि कैसे-कैसे, कौन-कौन सी चीज़ें हैं। रशिया कहाँ पे है? रशिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका, है ना? साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन का कि किसके पीछे कौन मतलब राइवलरी के कारण, राइवलरी का कारण क्या है? ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुपिंग्स पता होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल रिलेशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट की नोट्स को उठा करके कवर कर सकते हो। लेकिन जो मेन चीज़ें पढ़नी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल रिलेशन का जो मेन मुद्दा होता है वो करंट अफेयर्स से होता है, जो कि आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कवर करना है। और उसके साथ में आप एमईए की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो, यूएक्सआईएस की और विज़न आईएएस, किसी भी इंस्टीट्यूट की आप फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कि उसमें सीधा आपको जो करंट टॉपिक में मुद्दा उठ रहा है, जैसे इस समय इंडिया पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चल रहा है। यूएस और यूक्रेन और रशिया का भी टॉक हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, तो उसके पीछे आप उसका रीज़न पढ़ सकते हो। उसके पीछे क्या राइवलरी रही है। मैं बार-बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इनके बीच में आपस में टसल चलती रहती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी करंट अफेयर से, लेकिन इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं किसी भी नोट से, ठीक है? सोशल जस्टिस की बात करें तो आप एनसीईआरटी क्लास 12th की प पढ़ लो, इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज ये, और गवर्नमेंट का स्कीम इसमें बेसिकली बहुत सारी पूछी जाती हैं प्री में, और अगर मेंस में आपको लिखना है तो मेंस के लिए आपको कोट करने के लिए आपको गवर्नमेंट स्कीम चाहिए होंगी। तो फिर अगर आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वो भी यहाँ से कवर कर दिया जाएगा। सेकंड एआरसी मैंने बोला था कि सेकंड एआरसी पढ़ना है, तो अगर आप सेकंड एआरसी फॉलो कर रहे हैं, सेकंड एआरसी की समरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो वो टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं पेपर 4 यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की। इसमें आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमी, बायोडायवर्सिटी यानी कि एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेजर टॉपिक्स हैं। और इसमें इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजटिंग, माइक्रो क्रॉप्स पैटर्न्स, है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है? ई ई टेक्नोलॉजी, साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ये देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब तो पार्ट ही है मेंस के सिलेबस का, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और लैंड रिफॉर्म्स जो हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, जो लिबरलाइजेशन, है ना? और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट्स,
रेलवे इसमें क्या डेवलपमेंट चल रही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है, उसमें हमें एक डेवलपमेंट्स देखने की जो करंट में चल रहे हैं, उसके एप्लीकेशन जो रियल डेली लाइफ में चल रहे हैं, उसे देखना है, उससे इंटरलिंक करना है और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप करंट अफेयर को फॉलो करें और उसमें जो टॉपिक्स चल रहे हैं, उससे हमें देखना है कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है और इसमें क्या-क्या अचीवमेंट्स अभी हमें मिली हुई हैं। इंडियन अचीवमेंट्स की बात करें तो इंडियन अचीवमेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या-क्या रही है, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजी जैसे अभी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आकाश मिसाइल, जो कि भारत के डीआरडीओ ने बनाया था। तो ये हमारी एक सबसे अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी होती है, पता होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ द फील्ड ऑफ आईटी देखो जैसे माइक्रो टॉपिक्स का ब्रेकडाउन करने का मतलब ये है कि जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो उसमें आईटी, उसमें स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये सारी अपने आप में भी एक सब टॉपिक्स हैं और इसके अंदर भी स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में कहाँ पे हम भी रिलाई कर रहे हैं, कौन-सी पोज़ीशन अभी हम होल्ड करते हैं, हमने क्या-क्या अचीवमेंट्स हासिल किए, ये सारा सब माइक्रो टॉपिक्स का पार्ट आता है। इसमें हमें देखना है कि अगर हमने व्हीकल्स बनाए हैं, तो कौन-कौन से पीएसएलवी जीएसएलवी ये क्या होते हैं, ये सब माइक्रो टॉपिक्स हैं। इस तरीके से हम इसे तोड़ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? फिर एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये है मेंस का टॉपिक। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ये तो 3 दिन का टॉपिक है, अगर आप अच्छा खासा इसमें पहले टाइम दे चुके हैं तो। लिंकेज देखनी है, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़्म जैसे कि अब हम सब जानते हैं नक्सलिज़्म को खत्म करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि मार्च 2026 के अंदर-अंदर नक्सलिज़्म भारत से खत्म हो जाएगा। तो ये सारी टॉपिक्स अभी आने वाले समय में करंट अफेयर का पार्ट होने वाले हैं, तो ये हमें अच्छे से कवर करने हैं। साथ में जो एक्सटर्नल स्टेट होते हैं, नॉन स्टेट यानी डीप स्टेट आपने इस वर्ड को बहुत सुना होगा, उनका रोल क्या है हमारे भारत में, इसकी इंटरनल सिक्योरिटी से क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी जैसे कि अभी पाकिस्तान ने ये क्लेम कर दिया था कि साइबर अटैक किया था और पाकिस्तान की सब चीज़ें पाकिस्तान की सॉरी इंडिया की सारी उन्होंने साइबर अटैक के थ्रू सारी बिजली उसको हैक कर ली थी और यहाँ पे बिजली नहीं आ रही थी, ये सारी चीज़ें फेक क्लेम उन्होंने किया था। तो ये सारी चीज़ों को देखना होता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत कहाँ पे स्टैंड करता है, इसने कहाँ अपना काम किया है ना? तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें कवर करनी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज़ लाइक आर्म्ड फोर्सेस हमारी जो हो गई बीएसएफ, है ना? आईटीबीपी इंडियन आर्मी इंडियन एयर फोर्स ये सारी चीज़ें सीआईएसएफ, सीआई बात करते हैं सोर्स की इसके लिए। तो एनसीईआरटी की आपको 11th और 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पढ़ना है। बुक्स की अगर बात करूँ तो संजीव वर्मा, रमेश सिंह और विवेक सिंह को भी आप पढ़ सकते हो। आई विल से कि विवेक सिंह को आप पढ़िए बिकॉज़ इनकी बुक अभी बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में और अच्छा खासा ईज़ी लैंग्वेज में समझाया गया है, तो आई विल से कि विवेक सिंह को आप कवर कर सकते हैं। साथ में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दैट ईयर यानी कि 2025-2026 का आप देख लेंगे आने वाले साल के लिए, 2 साल का एट लीस्ट रखिए और बजट ऑफ 2026 जब जब हम 2026 में जाएँगे, अगर अभी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कैसे आता है बजट में क्या-क्या चीज़ें होती है, जब आप बेसिक कवर करेंगे, तो आप 2025 का बजट देख सकते हैं साथ में, ठीक है? करंट अफेयर तो आपको हर सब्जेक्ट से लिंक करके पढ़ना ही है। अब बात करें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की तो एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़नी है क्लास 12th की वो पढ़ लेना। शंकर आईएएस और आई विल से कि पीएमएफ को आप पढ़ सकते हो, पीएमएफ आईएएस की बुक जो आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। एक बुक पकड़ के आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है और अल्टीमेटली करंट अफेयर से लिंक करके वो पढ़ना है, दैट्स इट। डिफरेंट क्लाइमेट चेंज समिट्स जो होती रहती हैं, यूएन रिपोर्ट्स आती हैं आईपीसीसी एटसेट्रा की, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है करंट अफेयर के लिहाज से। पीआईबी और डाउन टू अर्थ मैगज़ीन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट आई विल से कि ना ही पढ़ो तो अच्छा है। आप अगर एक भी मंथली मैगज़ीन फॉलो कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट की, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट बिकॉज़ अगर आप जितना ज़्यादा इससे कंपाइलेशन को आप ऐड करते जाते हो, इतना रिवीजन करने में बर्डन क्रिएट होगा और लास्ट में आपको एक फोमो हो जाएगा, आपको एक डर क्रिएट हो जाएगा कि अब नहीं हो रहा है मेरे से और आप बर्न आउट कर जाओगे। इसलिए आई विल से कि एक मैगज़ीन पकड़ के आपको सिर्फ़ एक ही मैगज़ीन को फॉलो करना है, साथ में करंट अफेयर डेली जो कर रहे हैं वो। और अगर आपने डीसीए को फॉलो कर रखा है, तो डीसीए इज़ द बेस्ट टू डेली करंट अफेयर के लिए, ठीक है ना? अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आई विल से कि अगर आप आर्ट के बच्चे हैं तो अगेन आप 6 से लेके 10th तक की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी आप साइंस की पढ़ लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। साथ में आपको फोकस करना है इसरो, डीआरडीओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस ये सारी चीज़ों पे कवर करनी है जो कि डेली आपको करंट अफेयर में मिलेगा। साथ में जो संडे को एडिशन आता है, संडे में इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर हिंदू हो, उसमें अलग से एक साइंस का एक आर्टिकल आता है, उसको आपको पढ़ना है साथ में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग साइंस के उस टॉपिक के बारे में अच्छी से डेवलप हो जाए। वो वोकैब्युलरी आपको पता होनी चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन को भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप अपार्ट फ्रॉम मंथली मैगज़ीन आप साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं पेपर 5 यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 4 यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इसमें देखो इसको अगर छोटे-छोटे टॉपिक्स में कवर करना हो, तो सबसे पहले समझो कि एथिक्स पेपर 2 पार्ट में आता है। एक पार्ट में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं और दूसरे पार्ट में उसी की एप्लीकेबिलिटी लगाई जाती है, यानी कि केस स्टडी के फॉर्म में। तो उसके टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, ये समझना है हमें। जैसे मान लो पहला टॉपिक है ये, इसमें हम इसे कैसे छोटे-छोटे टॉपिक्स में क्रिएट करके, डिवाइड करके हम इसे पढ़ेंगे, वो देखना है। जैसे टॉपिक का नाम है एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस। अब हमें पढ़ना है कि इसका एसेंस क्या है, ये एक अपने आप में छोटा टॉपिक है, ठीक है? डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एथिक्स इन द ह्यूमन एक्शन, ये हो गया। फिर ह्यूमन एथिक्स इन द प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, फिर ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हो गई, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, जो डिफरेंट लीडर्स रहे हैं, रिफॉर्मर्स रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं, उनका रोल क्या है? रोल ऑफ फैमिली क्या है सोसाइटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन में फॉर इनकलकेटिंग द वैल्यूज़ इन इट।
हमारे अंदर डालने के लिए, ठीक है ना? तो ये सारे टॉपिक्स हो गए एक टॉपिक का पार्ट, ये याद रहेगा। अब दूसरा टॉपिक आता है एटीट्यूड। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इन्फ्लुएंस रिलेशन विद द थॉट्स एंड बिहेवियर्स, मॉरल्स, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड्स, इन्फ्लुएंस, पर्सुएशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम एटीट्यूड के तहत पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक आता है हमारा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्विसेज, लाइक इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, एम्पैथी आपने सुना होगा ये क्या होता है, टॉलरेंस इस वर्ड को आपने बहुत सुना होगा, ये क्या होता है, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में, ये हो गया चौथा टॉपिक। फिर अगला बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोरल थिंकर्स, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, सोक्रेटिस, है ना? और ये सारी चीजें, ये इस तरह के जो फिलोसोफर्स हैं इंडिया के और वर्ल्ड के, उनको आप कहाँ पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसको आप 3 जगह कोट कर सकते हैं, एसे में आप कोट किया जा सकता है, आप एथिक्स पेपर इसका तो पार्ट ये है ही, और साथ में आप और भी अदर चीज़ों में इसको लिंक करके आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। वो एक्स्ट्रा नहीं होगा, मतलब कहीं न कहीं आपको एक्स्ट्रा एज ही मिलेगा उससे, आपको उससे हानि नहीं होगी, ठीक है? फिर अगला बात करें तो पब्लिक और सिविल सर्विसेज इन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसका स्टेटस, प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न क्या है, एथिकल डायलेमा क्या होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बीच में, ये सारी चीज़ें, मोरल वैल्यूज़, एथिकल इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है ना? ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। लास्ट में प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस का एक अलग टॉपिक है कि हमें कैसे पब्लिक सर्विस में फिलोसॉफिकल बेसिस पे गवर्नेंस और प्रोबेबिलिटी को कैसे इनकलकेट करना है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, आपने सिटीजन चार्टर के बारे में सुना होगा, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड्स, करप्शन, ये सारी टॉपिक्स हम इस मेजर टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे, ठीक है? अब जो पार्ट बी आता है वो इसी की एप्लीकेबिलिटी आती है, यानी कि हमने जो इस टॉपिक्स पे पढ़े हैं, ये सारे टॉपिक कवर किए हैं, इसी को हम कैसे केस स्टडी में, हमें केस स्टडी दी जाएगी और उसे हम कैसे-कैसे उसमें उसे सॉल्व करेंगे। सोर्स की बात करूँ तो आप लेक्सिकॉन ले सकते हैं एथिक्स के लिए, सुब्बा राव की बुक भी ले सकते हैं। केस स्टडी के लिए आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी कंपाइलेशन आई विल से कि विज़न का एक आता है, आप उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। टॉपर्स कॉपी आप ले सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में डली हुई हैं। आपको ये देखना है कि एथिक्स की कॉपी, जैसे एआईआर 1 जो शक्ति दुबे जी हैं इस साल की, उनका आप कॉपी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मॉक टेस्ट में जब वो मॉक टेस्ट देती थी, तो वो कैसे डिफरेंट केस स्टडीज़ को उन्होंने सॉल्व करा है, एथिक्स में कैसे उन्होंने अपने एग्ज़ाम्पल्स कोट करे हैं। ये सारी चीज़ें आप टॉपर्स कॉपी से एनालाइज़ कर सकते हैं और न्यूज़पेपर में, डेली लाइफ़ में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे, उनको आप कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इंटरलिंक करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। ये था यूपीएससी मेंस 2026 का माइक्रो सिलेबस ब्रेकडाउन। आपने देखा कि कैसे एक ब्रॉड सिलेबस को छोटी-छोटी मैनेजेबल यूनिट्स में तोड़कर प्रिपरेशन को स्मार्ट स्मार्ट प्लान किया जा सकता है। याद रखिए यूपीएससी सिर्फ मेहनत से नहीं, डायरेक्शन वाली मेहनत से निकलता है। और इस वीडियो का गोल भी वही था कि आपको डायरेक्शन देना, यानी क्लैरिटी देना और सिलेबस को हर कोने को एक डिकोड करना कि हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पेपर का माइक्रो एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में उसे भी कवर करेंगे। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि यूएक्स-आईएएस आप आने वाले समय में बहुत सारी जगहों पे आपको मदद करने के लिए आगे आने वाला है। बहुत सारे कोर्सेज़ हम लेकर आने वाले हैं, जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन एक सही गाइडेंस में चले। देखिए, को मार्केट में तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस समय फ्लोट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए इधर-उधर की बातें करते हैं। लेकिन हम स्टूडेंट फ्रेंडली इंस्टीट्यूट हैं। वी आर अ ग्रुप, वी आर अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट इटसेल्फ। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वी आर हियर टू गाइड यू इन अ राइट डायरेक्शन रादर देन एक्सट्रैक्टिंग मनी और लूटिंग द पीपल इन मार्केट, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हम हमारे साथ आप एक सही डायरेक्शन में चलेंगे, बस इस चीज़ की गारंटी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टारगेट मीन्स 2026 एंड ऑनवर्ड्स। और इस बार ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।